नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए बनाए गए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी इस बात पर नजर बनाए रखेगी कि इन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए बनाए नियमों का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं। सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए इन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास खुद को रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में उनके पते और खिलाड़ियों के अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव भी रखा गया है। ऑनलाइन गेमिंग नियमों के मसौदे के मुताबिक इन कंपनियों को नए सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी नियमों के दायरे में लाया जाएगा। ये नियम सोशल मीडिया कंपनियों के लिए 2021 में जारी किए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि नियमों के मसौदे में संशोधनों का जो मकसद है वो ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों को जिम्मेदार ढंग से चलाना है। इसके लिए इन कंपनियों को भारत में लागू कानूनों का पालन करना होगा। इसमें वो कानून भी शामिल हैं जो जुए या सट्टेबाजी पर लागू होते हैं। मंत्रालय ने मसौदे पर 17 जनवरी तक सार्वजनिक टिप्पणियां भी मांगी हैं। अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में अभी 42 करोड़ से ज्यादा गेमर्स हैं जो तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं। भारत के गेमिंग सेक्टर के भविष्य को आकार देते हुए अगर देखा जाए तो इस बारे में शोध फर्म रेडसिर का अनुमान है कि 2026 तक भारत में गेमिंग सेक्टर की वैल्यू $7 बिलियन यानी 57,000 करोड़ रुपए के लगभग होगी। इसमें से जो है रियल मनी गेम का जो प्रभुत्व है वो होगा। ऑनलाइन गेमिंग ने दुनिया भर के बच्चों को जकड़ा हुआ है, बड़े भी इससे अछूते नहीं हैं। बच्चों को जहां हेल्थ लेवल पर परेशानियां हो रही हैं, वहीं इन गेम से जो फ्रॉड के मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए नियमों के बाद क्या कुछ बदल सकता है, मुद्दा आपका में आज करेंगे इसी मुद्दे से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर चर्चा। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सुशील कुमार मोदी जी जुड़े हुए हैं जो कि एमपी राज्यसभा हैं बीजेपी से। सुशील कुमार मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ ब्रजेश सिंह जुड़े हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र। ब्रजेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। ध्रुव गर्ग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिसी एंड लीगल हेड हैं ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन। ध्रुव गर्ग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुशील मोदी जी, शुरुआत आपसे। ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियम बनाने और इसे टैक्स के दायरे में लाने की मांग आपने संसद में 2021 के शीतकालीन सत्र में उठाई थी। क्यों हमारे देश में गेमिंग को लेकर रूल्स बनाने की फिलहाल जरूरत है? कितना गंभीर मुद्दा है ये आपकी नजर में? देखिए, गंभीर मुद्दा इसलिए है कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बेटिंग हो रही थी, जुआ खेला जा रहा था, गैम्बलिंग हो रही थी। तो ये ऑनलाइन गेमिंग जो था वो एक प्रकार से बेटिंग और गैम्बलिंग में परिवर्तित हो चुका था और एक प्रकार का नशा, खास करके जो नौजवान थे उनको एडिक्शन होता जा रहा था। और इसके अंदर जो है कम उम्र के बच्चे बड़ी संख्या में भाग ले रहे थे पढ़ाई लिखाई छोड़कर, और फ्रॉड भी बहुत शिकायत मिली थी, फ्रॉडबाजी की भी। इसलिए संसद में लगातार ये मांग हो रही थी कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जाए, कोई कानून बनाया जाए। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के और आईटी मंत्रालय ने इसके ड्राफ्ट रूल को पब्लिश किया है। मैंने देखा, इसमें मैं 2-3 बातों का जरूर जिक्र करना चाहूँगा। एक तो बच्चों के बारे में इसमें जो प्रावधान किया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के अंदर पेरेंट का कंसेंट आवश्यक होगा, और जो एडल्ट है उसकी परिभाषा 18 से कम वालों को बच्चे बालिग नहीं माना गया है। तो मुझे लगता है कि मैं एक जरूर सुझाव दूंगा मंत्रालय को भी कि आज के समय में 18 साल से ऊपर के, 18 साल से कम का अगर कोई नौजवान, कोई बच्चा अगर ऑनलाइन गेमिंग खेलता है तो पेरेंट के कंसेंट की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि इस आयु को घटाकर 14 साल या 15 साल किया जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। हर मामले में आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। ये एक मुद्दा फिर मुझे तत्काल ध्यान में आता है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। अन्यथा जो ड्राफ्ट रूल्स बने हैं जी। और सबसे क्रांतिकारी काम इसमें ये हुआ है कि जो गेम में खेलने वाले जो लोग हैं उनको आरबीआई का केवाईसी, जो नो योर कस्टमर जिस प्रकार का प्रावधान रहता केवाईसी का नॉर्म, उसी प्रकार के नॉर्म का इसके अंदर प्रावधान किया गया है।
और किसी भी प्रकार की बेटिंग को इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर कोई भी नया गेम अगर आता है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी के यहाँ उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी और भारत के जो वर्तमान नियम और प्रावधान है उसके तहत ही वो सारे गेमों को अनुमति दी जा सकेगी। साथ ही साथ जो ऑनलाइन गेमिंग जो कंपनियां हैं उनको भारत में अपना एक कार्यालय खोलना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो विदेशी कंपनियां हैं वो ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में भी हैं बड़ी संख्या में, तो उनको अपना एक कार्यालय फिजिकल प्रेजेंस उनकी भारत में होना आवश्यक होगा। और शिकायतों के निवारण के लिए भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। जी तो मुख्य रूप से ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, मैंडेटरी वेरिफिकेशन ऑफ प्लेयर्स और ऑनलाइन गेमिंग कंपनी का फिजिकल एड्रेस भी इंडिया में भी होना चाहिए। और हर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी वो सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड भी होगी और साथ ही साथ पेरेंट्स का कंसेंट आवश्यक होगा बच्चों के मामले में। जी तो मैं समझता हूँ कि अब तो एक्सपर्ट्स और बाकी लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, करीब 1000 कंपनियां इसमें भारत के अंदर ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। जैसा अभी आपने बताया कि आने वाले दिनों में बहुत इसका जो फाइनेंशियल जो सेक्टर है जी तो राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो एक्सपर्ट सब अपनी राय देंगे जी और उनके स्टेक होल्डर्स के राय आने के बाद भारत सरकार अपनी पॉलिसी को अंतिम रूप प्रदान करेगी। बिल्कुल तो मैं इस आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो नई पॉलिसी लाई गई है ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, जिसकी डिमांड हो रही थी लगातार, उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं एक्सपर्ट से कहूंगा कि आप भी अपनी लिखित में विचार दें, सुझाव दें, ताकि भारत सरकार एक अंतिम प्रारूप इसका तैयार कर सके। बिल्कुल ब्रजेश सिंह जी, किस तरह से जो गेमिंग है वो अब कहीं ना कहीं बेटिंग और गैम्बलिंग में बदल गई है, जैसा भी सुशील मोदी जी ने भी कहा। और ऑनलाइन गेमिंग का मामला अगर हम देखें तो सिर्फ आर्थिक जोखिम से ही नहीं जुड़ा है, सट्टेबाजी से ही नहीं जुड़ा है, इसके कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं। बच्चों को गेमिंग की लत, बड़ों को गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी में फंसते हम देखते हैं। कोई घर बेच रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, बुरी लत के बुरे नतीजे देखे जाते हैं। किस तरह की प्रवृत्ति के मामले आप लोगों के सामने आते हैं और क्या चुनौतियां होती हैं ऐसे मामलों में कार्रवाई को लेकर, और ये ड्राफ्ट कितनी मदद करता दिख रहा है? देखिए, इसमें पहली बात तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इंडिया में जो गेमिंग स्पेस था ये अनरेगुलेटेड था। आप यूरोप देखें, यूएस देखें, तो वहाँ पेगी, ईएसआरबी बॉडीज हैं और ये स्पेस सेल्फ रेगुलेटरी के तौर पे भले ही हो, लेकिन बहुत अच्छा रेगुलेटेड स्पेस है और कोई भी अनरेगुलेटेड एक्टिविटी इसमें पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ आप पता करें तो जब पबजी बैन हुआ था उसके पहले ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी, जहां पर कुछ केसेस में तो एक बच्चे ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी थी जब उसने उसके एडिक्शन को रोकने की कोशिश की। तो ये अपार्ट फ्रॉम एडिक्शन इस तरह के कई हार्म्स हैं। इसमें कई तरह की करेंसी चलती है, चाहे वो टोकनाइज करेंसी हो या कॉइन्स हो या क्रिप्टो करेंसी हो। इसके अलावा पैसा बहुत खर्च होता है। कई केसेस में देखा गया कि माँ बाप ने बच्चों का क्रेडिट कार्ड दिया, बच्चे ने क्रेडिट कार्ड को लगा दिया गेमिंग में और उसमें बहुत सारा पैसा लुट गया। तो ये बार बार चीजें देखने में आ रही हैं। इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि गेमिंग के स्पेस को रेगुलेट किया जा रहा है। इसमें जो यूजर की इंफॉर्मेशन है इसको भी प्रिजर्व किया जाएगा। किसी तरह की मैल प्रैक्टिसेस होंगी उसको रोका जाएगा। जो एक तरह की सैनिटी आई थी 2021 में इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड सोशल मीडिया एथिक्स कोड के बाद में, उस तरह की एक सैनिटी बहुत एसेंशियल थी कि ये गेमिंग स्पेस में आए। और मुझे लगता है ये अच्छा होगा इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि आप देखें तो गेमिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और जो न्यू कस्टमर एक्विजिशन है वो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारे यहाँ 3 गुना 4 गुना तेजी से हो रहा है। जैसे हर साल जो न्यू प्लेयर्स हैं इनका रेट ऑफ गेन जो है वो 40-50% के आसपास है। तो गेमिंग इंडस्ट्री में रेवेन्यू भी काफ़ी आएगा और इसके अलावा इसमें प्रोटेक्शंस जो हैं ये डालना ज़रूरी है बच्चों के लिए खासकर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो मैल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, चाहे वो गैम्बलिंग को लेकर हों, चाहे वो चीटिंग को लेकर हों, चाहे वो फ्रॉड को लेकर हों, उनसे भी प्रोटेक्ट करना कस्टमर्स को ज़रूरी है। तो एक बहुत ही सेम स्टेप है
दूसरी बात, ये बड़ा लाइट टच रेगुलेशन है। ये ड्राफ्ट ओपन कर दिया गया है डिस्कशन के लिए, इसमें सबसे सजेशन मांगे गए हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से भी बात की गई है, और जो जी स्ट्रक्चर बनाने की भी बात की है वो स्ट्रक्चर सेल्फ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की बात कही गई है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है रेगुलेशन में, और मुझे लगता है कि इसके बड़े अच्छे परिणाम हैं। बिल्कुल। सुशील मोदी जी, भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा गेमर्स वाला देश है और हमने देखा कि जो ड्राफ्ट आया है काफी मंथन और चर्चा हुई, उसके बाद ये ड्राफ्ट आया, इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स का गठन हुआ, कई मंत्रालय नीति आयोग शामिल हुए और एक तरह से हम देखें तो ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, दुनिया के तमाम देशों की ये समस्या है और खासकर एक बड़ा जो कंसर्न है वो बच्चों का स्क्रीन टाइम भी लगातार बढ़ रहा है। इसके जो असर हेल्थ पर हो रहे हैं वो भी हम जान रहे हैं, जो मनोवैज्ञानिक असर हैं वो भी हम समझ रहे हैं। तमाम देशों के क्या उदाहरण लिए जा सकते हैं? कई जगह ऑनलाइन गेमिंग बैन है तो कई जगह बहुत कड़े कानून हैं। चीन में हमने देखा किस तरह से जो लगातार बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही थी, उसके बाद जो स्क्रीन टाइम है उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो इस तरह के कदम क्या बाकी देशों के जो कानून और नियम इसे लेकर हैं, क्या उन्हें भी शामिल किया जा सकता है? इसकी ज़रूरत आप समझते हैं? मुझे लगता है कि अभी देखिए वो समय नहीं आया। चीन का जो आपने उदाहरण दिया, पर ठीक है कि चीन ने वर्किंग डेज के अंदर बच्चे स्टडीज के दौरान नहीं खेल सकेंगे, समय को सीमित कर दिया है और अनेक तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। तो देखिए चीन एक अलग प्रकार का देश है, उससे भारत की तुलना नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि पहले शुरुआत तो हो, अभी तक तो कोई रेगुलेशन ही नहीं था, रेगुलेट करने का कोई तरीका नहीं था, तो कम से कम एक शुरुआत हो रही है। हम गेम को रेगुलेट कर रहे हैं और इसके अनुभव के आधार पर अब आगे और प्रावधानों के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए एक शुरुआत कम से कम हो रही है। अभी तो कोई कंप्लेंट करने का कोई व्यवस्था नहीं थी, अब तो इसके अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति करनी पड़ेगी, चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति होगी, एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन होगा जो 24/7 इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ वो कॉन्टेक्ट रखेगा, संबंध रखेगा। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाना है। तो एक अच्छी शुरुआत हो रही है और जो इंडस्ट्री के लोग उनके जो सुझाव आते हैं उसके आधार पर इस देखिए इंडस्ट्री को, इनोवेशन को मारने की जरूरत नहीं है, इसको खत्म करने की जरूरत है, बल्कि इसको रेगुलेट करके आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, करोड़ों की अरबों की ये इंडस्ट्री है जैसा भी आपने जिक्र किया है। तो इसलिए हमको ये सावधानी देखते हुए कि हमारे बच्चे एडिक्ट ना हो जाएं, लोग एडिक्ट ना हो जाएं, लोगों का पैसा बर्बाद नहीं हो, लोग बेटिंग गैम्बलिंग में ना इन्वॉल्व हो जाएं, उसके लिए जो प्रिकॉशन के प्रावधान किए गए हैं उसको और कठोर और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि एक शुरुआत हुई है और आगे आने वाले दिनों में जो सुझाव आएंगे उसके बाद फाइनल जो ड्राफ्ट बनेगा और फिर इस 6 महीने साल भर जी जी। और ध्रुव गर्ग का अब मैं रुख करूंगी। ध्रुव, अगर और एक दूसरे पहलू की बात की जाए जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा पहलू है, सरकार का कहना है कि सेक्टर में नए नियम का मकसद ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना है और इनोवेशन के लिए भी प्रोत्साहित करना है। अब भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में ग्रोथ के अनुमानों की बात की जाए तो मैं एक छोटा सा अनुमान बता दूं। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की 2021 की रिपोर्ट कह रही है कि भारत में मोबाइल गेमिंग सेक्टर 2020 में $1.5 बिलियन से बढ़कर 2025 तक $5 बिलियन हो जाएगा। वहीं जो 2020 में गेमिंग उपकरण का जो राजस्व रहा है, रेवेन्यू रहा है, वो $1.8 बिलियन तक पहुंच गया, जो 2016 से 500 गुना ज्यादा है। 400 से ज्यादा गेमिंग कंपनियां हैं। क्या पोटेंशियल आप देख रहे हैं? किस तरह से ये अर्थव्यवस्था में मदद कर सकता है, रोजगार में मदद कर सकता है, अगर इसको ज्यादा रेगुलेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक बनाया जाए? पीटी जी, आपका अच्छा प्रश्न है। एक बहुत बड़ा, जब अर्थव्यवस्था से बात करेंगे तो कुछ मैं आपके आंकड़े देना चाहूँगा। पिछले 1.5 साल में ही $1.6 बिलियन का FDI आया है इस क्षेत्र में। इसके साथ साथ करीब 28 से 30% CAGR साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है इसके अंदर। करीब 500 से 600 मिलियन गेमर्स जो हैं वो एटलीस्ट इंगेज कर रहे हैं हर रोज़ के रोज़। हमारी ये भी अनुमान है कि कम से कम 1 लाख से 2 लाख पोटेंशियल जॉब जो है, एम्प्लॉयमेंट है, वो बनेगा। साथ में टैक्स अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स, GST, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जो अगर आप गेम में खेल के कुछ जीतते हैं उस पर इनकम टैक्स ये आता है, तो राजस्व का भी बढ़ोतरी होती है। तो ये देखा जाए तो अगले 5 साल में हम देखा जाए तो 7 से 12 बिलियन डॉलर की इसकी राजस्व का या अर्थव्यवस्था में दे सकता है अपना
कंट्रीब्यूशन। तो देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत जरूरी है, पर अगर आप नियम को देखें तो काफी संतुलित नियम है। ये इनोवेशन और यूजर की सुरक्षा दोनों को बैलेंस कर रहा है, संतुलन दे रहा है, तो काफी अच्छा है और अर्थव्यवस्था को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही। साथ में यूजर भी अब कॉन्फिडेंटली खेल सकते हैं कि भाई हाँ, जो वो खेल रहे हैं वो सही गेम है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। बिल्कुल। हमारे साथ पवन दुग्गल जी जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं साइबर लॉ के। पवन दुग्गल जी, आपका स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पवन दुग्गल जी, अगर हम देखें जो नए ड्राफ्ट आए हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, इससे पहले हमने देखा कि जो जिस तरह से युवाओं में एडिक्शन बढ़ रहा है, उसे देखते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और साथ ही तमिलनाडु जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि राज्यों से संबंधित जो उच्च न्यायालय हैं उन्होंने इसे खारिज किया था। किस तरह के आधार और किस तरह की बातें रही थी, और अब कानूनी नजरिए से आपको लगता है कि इस ड्राफ्ट में जो सभी जरूरी पहलू होने चाहिए थे वो शामिल हैं? इस पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, ये जो नए ड्राफ्ट रूल्स आए हैं पब्लिक कमेंट के लिए, ये एक नए अध्याय की नई शुरुआत है। हाँ, आप पहले दिन से उम्मीद करें कि रूल्स जो हैं परफेक्ट हैं, वो नहीं हो पाएंगे। यही कारणवश है कि उनको पब्लिक कमेंट के लिए आपको ये समय दिया गया है 17 जनवरी तक। लेकिन मुख्य तौर पर जो रूल्स हैं वो लीगली साउंड फुटिंग पर चलते हैं। उसका कारण ये है कि जब आप ऑनलाइन गेमिंग की जो भी सुविधाएं प्रदान करते हैं, तब आप इंटरमीडियरी बन जाते हैं और आप भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आ जाते हैं। अब उसी के तहत अभी नई ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी की परिभाषा को परिभाषित किया गया है और उनके लिए विभिन्न प्रकार के ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स को भी साथ साथ स्पेसिफाई कर दिया गया है। जहां पैरामीटर्स अच्छे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वहां दूसरी ओर इन पैरामीटर्स को और ज्यादा सशक्त करने की आवश्यकता है, खास तौर पर साइबर सुरक्षा के संदर्भ में। क्योंकि देखिए, अब अगले आक्रमण जो होने वाले हैं इस सेक्टर पर होने वाले हैं, क्योंकि इस सेक्टर पर बहुत सारा पैसा लगा हुआ है और अगर यहाँ पर डेटा के माध्यम से इसकी साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है तो लाजमी सी बात है इस सेक्टर को डीरेल करने का प्रयास भी किया जा सकता है। इसलिए जितना ज्यादा तवज्जो और महत्व हम इस साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सुरक्षित करने की दिशा में लेकर जाएं ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को लेके, उतना भारतवर्ष के लिए अच्छा होगा। ये सनराइज सेक्टर है, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आने वाली है, लेकिन साथ ही साथ इसके हेल्थ रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी नजर डालना पड़ेगा। हालांकि देखिए, ये अमेंडमेंट्स जो आ रहे हैं अब 2023 में आएंगे। हमें ध्यान में रखना होगा कि आईटी रूल्स को 2022 में भी संशोधित किया गया है और उन संशोधनों का एक मुख्य हाईलाइट ये भी है कि अब सर्विस प्रोवाइडर्स और इंटरमीडियरीज को ये न केवल अपने उपभोक्ताओं को टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में अवगत कराना होगा, साथ ही साथ रीजनेबल कदम भी उठाने पड़ेंगे ताकि वो इंश्योर कर सकें कि उनके जो उपभोक्ता या यूजर्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके गैरकानूनी गतिविधियां ना करें। अब इस पहलू को थोड़ा और उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा इन आईटी रूल्स में जो फिलहाल अभी पब्लिक कमेंट के लिए आ चुके हैं। साथ ही साथ देखिए, अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी है। आपने ग्रीवेंस ऑफिसर की बात कर दी है, आपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की बात करी है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इनको अक्सर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इन्फोर्समेंट की जो पैरामीटर्स हैं उनको ज्यादा सशक्त और बलवान बनाना पड़ेगा इन आईटी रूल्स में, ताकि इस सेक्टर को हम शुरू से ही मिनिमल एनेबलिंग स्वरूप दे सके। देखिए, सरकार का उद्देश्य कभी भी नहीं रहता कि साहब किसी भी सेक्टर में आके घुस के ओवर रेगुलेशन कर लीजिए। ऑलरेडी ये सेक्टर बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है और ये अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, खास तौर पर ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज को लेकर, तो ये न केवल इस पूरे सेक्टर को एक मिनिमल एनेबलिंग रेगुलेशन दे पाएंगे, साथ ही साथ उसे एक सुचारू तौर पर डायरेक्शन भी दे पाएंगे कि वो किस तरीके से और ज्यादा सुदृढ़ होकर उत्कृष्ट बन सके और ज्यादा ग्रो कर सके। बट अभी आज शुरुआती दौर है, देखना होगा किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में भी संरक्षण किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथों को और ज्यादा बलवान करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल कर जो गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम है उसको एक नए पैमाने पर ले लिया जाएगा और नए नए प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग साइबर क्राइम्स उत्पन्न होते आ रहे हैं, जो फिलहाल भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत पूरी तरीके से कवर नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी कवरेज को भी बढ़ाना होगा। साथ ही साथ इन ओवरसाइट मैकेनिज्म को, खासतौर पर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल
एपेलेट कमेटी होगी, उसको भी ज्यादा आपको कार्यान्वित करना पड़ेगा, होलिस्टिक अप्रोच लानी पड़ेगी और अल्टीमेटली जो उपभोक्ता है इस ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम का, उसको इफेक्टिव रेमेडीज प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि आईटी रूल्स 2021 और 2022 ने हमें ये सीख दे दी है कि रूल्स परिभाषित तो करते हैं कि आप ये ग्रीवेंस ऑफिसर लेकर आइए, हाँ। लेकिन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बहुत ज्यादा कारगर रूप से इफेक्टिव नहीं हो पाया है। बिल्कुल। तो उसको हम किस तरीके से ज्यादा उत्कृष्ट बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, इस पर भी हमें ज्यादा ध्यान ध्यान देना देना होगा, पड़ेगा। बिल्कुल। बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है बहुत ही सकारात्मक दिशा में ये रूल्स आए हैं और ये रूल्स को आवश्यकता है जल्दी से जल्दी अब विद अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, बिल्कुल। ताकि हम इस इकोसिस्टम को एक नया पुश, एक नई थ्रस्ट बिल्कुल प्रदान कर सकें। बिल्कुल। ब्रजेश जी, इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट को लेकर जो बातें कही हैं और जाहिर तौर पर मॉनिटरिंग करना, ये ऐसे पहलू हैं जो किसी भी कानून या नियमों की मैं कहूँ कि प्रभाव को लेकर सबसे बड़ा कदम होते हैं। एक बात जो कही गई है ड्राफ्ट में, कंपनी को एक टीम यानी बॉडी बनाकर इसका रजिस्ट्रेशन मंत्रालय में करना होगा और ये टीम शिकायतों का निपटारा करेगी। टीम में ऑनलाइन गेमिंग, सार्वजनिक नीति, आईटी, मनोविज्ञान, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों के 5 सदस्यों का निदेशक बोर्ड भी होगा। तो ये जाहिर तौर पर इस तरह का अगर बोर्ड है तो वो जिन अलग अलग पहलुओं की मैं बात कर रही थी वो सब कंसर्न्स को समझ सकता है। लेकिन जो बात अभी दुग्गल जी ने उठाई है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? वो कितना बड़ा चैलेंज है फिलहाल? नहीं, पवन जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस होते हैं। कोई भी कायदा कानून आने के बाद में उसका एक एनेबलमेंट होना चाहिए, जिसमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। कि जैसे आप देख लें, आईटी रूल्स 2021 भी आए थे, उसके बाद में चीजें आसान हुई हैं लेकिन डिफिकल्टीज भी हैं। जैसे कि उन कंपनीज ने ग्रीवेंस ऑफिसर्स को एक्चुअली अपॉइंट किया है नहीं किया, वो ऑफिसर्स कितने समय में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और वो रिस्पॉन्ड नहीं करें तो उसकी जो पेनल्टी है उसकी क्या श्योरिटी है। इसके अलावा जो भी हम सारे प्रोविजंस कर रहे हैं, इनका अगर वायलेशन होता है तो उनको ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, अगर वो कोई क्राइम होता है तो पुलिस के पास उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, उसका फोरेंसिक्स अगर करना पड़े तो उसकी हमारे लोगों के पास में कोई ट्रेनिंग क्या होगी। उसके अलावा ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो इस स्पेशलाइज्ड फील्ड को लेकर किस तरह के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, किस तरह के साइबर फोरेंसिक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, या जैसा पवन जी ने कहा कि इस फील्ड पर जैसे डीडॉस अटैक हो गया, या सपोज कीजिए कि किसी ने इसमें हैक करके किसी के कॉइन्स चुरा लिए, सो इसका जो इन्वेस्टिगेशन होगा ये हाईली स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन होगा। तो मुझे लगता है कि जब नया कायदा कानून आता है तो इसके साथ में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों के डेवलपमेंट पर एफर्ट दिया जाना चाहिए, और आई एम वेरी श्योर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी लुकिंग इनटू इट, और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी तरह से इस पर कदम उठाएंगी कि इस नए कायदे कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी जरूरत पड़ती है पुलिस फोर्सेस को प्रोवाइड करने के लिए, उसके स्टेप्स वो जरूर ले रही हूँ। प्रीति जी। बिल्कुल। और ध्रुव गर्ग, जब मैं इसके रोजगार और आर्थिक पहलू की बात जब हम कर रहे हैं तो चालू वित्त वर्ष में उम्मीद है कि 30% तक बढ़ोतरी की उम्मीद है इस उद्योग की। जब हम बात करते हैं, हम जाहिर तौर पर जब इसे एक उद्योग के रूप में देखेंगे और अर्थव्यवस्था और रोजगार से जोड़कर देखेंगे तो एक प्रॉपर इकोसिस्टम की भी जरूरत होगी। तो वो कितना मजबूत देख पा रहे हैं आप आने वाले समय में? प्रीति जी, आपने सही कहा। अगर आप देखें तो इसी बजट सेशन में 2022 में एक एवीजीसी टास्क फोर्स की बात की गई थी। उस एवीजीसी टास्क फोर्स की रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें यही बात की गई है कि हमको एकेडमिक कोर्स जो है, डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस R&D करने के लिए, गेमिंग में R&D करने के लिए बहुत ज़रूरत है। हमें और ज़्यादा FDI की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें एवीजीसी टास्क फोर्स की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें ये सारी चीज़ें कवरेज हैं। तो अब ये क्या है, एक तरफ आपकी जो एवीजीसी टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट है वो देखें, दूसरी तरफ ये नियमों को देखें। अगर आप दोनों को मिला के देखें तो वो पूरे इकोसिस्टम को सरकार ने इस वक्त कवर कर रखा है। और मेरा उम्मीद है कि आने वाले 1 साल में दोनों चीज़ अगर आपकी लागू कर दी जाएंगी तो उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा इस अर्थव्यवस्था को भी और पूरे सेक्टर को जनरली। ठीक है। पवन दुग्गल जी, आखिर में मैं ये समझना चाहूँगी, जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फैक्टर है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, आप और ब्रजेश जी ने जिसके बारे में बात कही है, और 2025 तक ये भी माना जा रहा है जो साल दर साल गेमर्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है, 70 करोड़ तक पहुंच जाए, यानी ये दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जिन संशोधन की बात आप कर रहे हैं, क्या हम माने कि जिस तरह से आपने कहा है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, बहुत जल्दी इसमें संशोधन देख सकते हैं, और जो 17 तारीख तक जो सुझाव मांगे गए हैं, ये पीरियड कितना अहम हो सकता है फिलहाल? देखिए, ये पीरियड बहुत अहम है क्योंकि तमाम सारे जो ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें ये मौका दिया जा रहा है
कि आपके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उसको आप हाईलाइट करें अपने पब्लिक कमेंटिंग प्रोसेस में। एक बार ये कमेंटिंग प्रोसेस खत्म होगा, फिर ये तमाम सारे जितने कमेंट्स आएंगे उसका विश्लेषण सरकार करेगी और जो उसे लगेगा कि सही है वो उन पॉइंट्स को आने वाले समय में इन आईटी रूल्स का हिस्सा बना के इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, आईटी रूल्स केंद्रीय सरकार बनाएगी, इसके लिए उसे संसद जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि आईटी रूल्स केवल आईटी एक्ट के अंतर्गत ही बनाए जा रहे हैं और भारत की सूचना प्रौद्योगिकी के कानून में ऑनलाइन गेमिंग का कोई स्पष्ट तौर पर वर्णन नहीं है। तो लिहाजा आप इंटरमीडियरीज की परिभाषा में इन्हें लेकर जरूर आए हैं, बट अल्टीमेटली जो ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम की जो साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा संबंधी जो पहलू हैं उनको एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको मदर लेजिस्लेशन में भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेकेंडरी लेजिस्लेशन के माध्यम से कुछ तो अचीव कर पाएंगे लेकिन पूरा ध्येय अचीव कर पाए ये शायद सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए शुरुआत इससे करते हैं। साथ ही साथ ये ऐसा सेक्टर है, आपको डेडिकेटेड लेजिस्लेशन चाहिए होगी अगर आप इस सेक्टर को एक थ्रस्ट एरिया के तौर पर लेके जाना चाहते हैं भारत की जीडीपी की ओर। और अल्टीमेटली अगर आप इन सर्विस प्रोवाइडर्स को आप इफेक्टिवली रेगुलेट कर पाते हैं तो इकोसिस्टम बहुत तेजी से न केवल आगे बढ़ सकता है, फैल भी सकता है, बट कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा और उसका हमें वर्णन कानून के तहत या रूल्स के तहत भी करना पड़ेगा कि अब ये सर्विस प्रोवाइडर्स का दायित्व ये भी होगा कि वो इंश्योर करें कि उनकी गेमिंग सर्विस के माध्यम से लोगों के जो स्वास्थ्य है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और अगर पड़ेगा तो उन्हें कानूनी जो लाइबिलिटी है उससे या एक्सपोजर से आपको दो चार करने पड़ेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं रूल 7 जो आईटी रूल्स 2021 का हो गया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उसके तहत इन ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स और इंटरमीडियरीज का दायित्व होगा कि न केवल ये मैंडेटरी रूल्स का पालन करें और ये नहीं करते हैं तो न केवल क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी, सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा आईटी एक्ट में, पीनल कोड में। साथ ही साथ उनकी जो सुरक्षा कवच कानून ने उन्हें प्रदान कर रखी है सेक्शन 79 आईटी एक्ट में, वो भी उनसे कानून ही छीन लेगा। तो अल्टीमेटली ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा इन सर्विस प्रोवाइडर्स को कि आप ये मिनिमम पैरामीटर्स ऑफ कंप्लायंस कर लीजिए और इस इकोसिस्टम को आगे बढ़ने में अपना योगदान जरूर दें। बिल्कुल। और इसी के साथ चर्चा का जो समय है वो यहीं पूरा हो गया। पवन दुग्गल जी आपका, ब्रजेश सिंह जी आपका, ध्रुव गर्ग आपका और साथ ही सुशील कुमार मोदी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर है ऑनलाइन गेमिंग का जिस तरह से भारत में लगातार दायरा बढ़ रहा है, ऐसे में सख्त नियमों के समय बेहद ज़रूरत है। मसौदे पर 17 जनवरी तक राय मांगी गई है। तय किए गए जो नए नियम है वो फरवरी 2023 यानी अगले महीने की शुरुआत तक फाइनल हो जाने की उम्मीद है। और उम्मीद है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और प्लेयर्स के वेरिफिकेशन और सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए नए नियम आने के बाद बहुत कुछ बदल सकता है, बशर्ते इन नियमों को लागू करने और इन्हें कानूनी जामा पहनाने की कोशिश हो, मॉनिटरिंग को लेकर, इंप्लीमेंटेशन को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद हो। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।